Hello, everybody. First of all, let me congratulate you all on having succeeded in the written examination and qualified for the interview. ये बहुत ही खुशी की बात है कि आप लोगों ने रिटन एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर लिया है और अब आप पर्सनालिटी टेस्ट और इंटरव्यू देने जा रहे हैं। मैं आपको जो आज बात करूंगा आपसे वो इसी पॉइंट्स पे बात करूंगा, इन्हीं पॉइंट्स पे आपको ये बताना चाहूँगा कि पर्सनालिटी टेस्ट या इंटरव्यू के लिए क्या क्या चीज़ें तैयार करनी चाहिए, कैसे पर्सनालिटी टेस्ट और इंटरव्यू को अप्रोच करना चाहिए, देन ऑल्सो व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और उन क्वेश्चंस को हाउ यू शुड अटेम्प्ट टू आंसर दोज क्वेश्चंस, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ मैं आपको, क्योंकि आप लोग सब उत्तर प्रदेश सरकार की सेवा के में आ रहे हैं, तो यू मस्ट नो समथिंग अबाउट द गवर्नेंस स्ट्रक्चर ऑफ उत्तर प्रदेश एंड द गवर्नेंस प्रॉब्लम्स ऑफ उत्तर प्रदेश। व्हाट आर द मेन इश्यूज, ये इंटरव्यू में भी आपके काम आएंगे और आगे भी काम आएंगे। तो उन सबको लेते हुए मैं आपको उत्तर प्रदेश के बारे में, यहाँ की गवर्नेंस के बारे में भी कुछ अपनी तरफ से बताऊंगा और कुछ एक व्यू पॉइंट दूंगा आपको, जिससे यू कैन बी एनालिटिकल इन योर अप्रोच अबाउट द वेरियस इश्यूज विच आर फेसिंग द यूपी गवर्नमेंट। सबसे पहले तो मैं आपको ये बात कहना चाहता हूँ, रिटन क्वालिफाई कर लिया है, अब ये समझ लीजिए अब वो पर्सनैलिटी टेस्ट इज नॉट अनदर रिटन एग्जामिनेशन। डोंट थिंक दैट ऑल काइंड ऑफ डिटेल्ड क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड, जैसे रिटन में पूछे जाते हैं और वो लंबे लंबे आंसर्स आपको देने पड़ेंगे एज यू गिवन रिटन एग्जामिनेशन। दिस इज एन इंटरव्यू, इज बेसिकली अ पर्सनैलिटी टेस्ट। द बोर्ड वांट्स टू असेस कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है और उसके आधार पर मार्क्स देते हैं। तो ये आपको अपनी पर्सनैलिटी पर फोकस करना है। इसमें क्वेश्चंस के जवाब तो देने ही हैं जो आएंगे, वो मैं बताऊंगा आपको कि कैसे देने चाहिए, कैसे नहीं देने चाहिए, बट देन व्हाट इज योर ओवरऑल इम्पैक्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी, वो सबसे ज़्यादा जो है वो मैटर करता है। अब जैसे बहुत छोटी छोटी चीज़ें पर्सनैलिटी में मैटर करती हैं। आई एम सेइंग दिस बिकॉज पर्सनली नॉट ओनली मैंने आईएएस का इंटरव्यू दिया है, बट ऑल थ्रू माई लाइफ आई हैव बीन एज अ मेंबर एंड चेयरमैन ऑफ वेरियस इंटरव्यू बोर्ड्स इंक्लूडिंग दैट ऑफ द आईएएस एंड पीसीएस। आई हैव बीन देयर, तो मुझे मालूम है कि क्या चीज़ जो है वो देखी जानी चाहिए और क्या बोर्ड के लोग जो है देखते हैं। सबसे पहले देखिए, व्हाट इज योर इनिशियल इंप्रेशन एज सुन एज द गर्ल और द बॉय एंटर्स द रूम। यहाँ पे बोर्ड मेंबर्स बैठे होते हैं, फर्स्ट इंप्रेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। यू नो इन लाइफ ऑल्सो आप देखेंगे, जब भी आप किसी से मिलते होंगे ना, यू मस्ट बी रियलाइजिंग कि विद इन 1 or 2 minutes यू फॉर्म अ काइंड ऑफ एन इंप्रेशन अबाउट दैट पर्सन, just in 1 or 2 minutes. So that first impression is very important because the board also forms a first impression about you in the first 1 or 2 minutes. और वो फर्स्ट इंप्रेशन किन चीज़ों से होता है? फर्स्ट थिंग इज योर ड्रेस। ड्रेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। छोटी छोटी चीज़ें हैं, आई एम जस्ट पॉइंटिंग देम आउट। डोंट बी ड्रेस्ड इन अ वेरी आउटलैंडिश काइंड ऑफ मैनर, बी सोबरली ड्रेस्ड। गर्ल्स जो हैं दे कैन वेयर अ साड़ी और अ सलवार सूट एंड गो फ्रॉम दैट, or boys can wear a trouser and a shirt which is matching trouser and shirt and can go in that. It is not necessary कि आपको कोट टाई और सूट पहनना ही है, बट अगर कोट टाई और सूट पहन सकते हैं and you are comfortable with that, it's also okay. That's very good. Important point I want to mention is that whatever dress you wear, you should be comfortable in that dress. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई लोग क्या करते हैं कि इंटरव्यू के लिए नए कपड़े सिलवा लेते हैं, अब वो पहली बार पहनते हैं इंटरव्यू के टाइम पे, and then their clothes are actually sometimes not fitting them very well, or they become very conscious about their clothes, तो वो फिर बड़ी दिक्कत हो जाती है। I remember there was a candidate once जो ऐसा लग ही रहा था कि बहुत अच्छा सूट सिलवा के आए थे हम लोग के सामने, लेकिन वो ऐसा लग रहा था कि उन्होंने पहली बार पहना है, तो वो थ्रू आउट द इंटरव्यू जब भी उनसे सवाल पूछा जाता था, वो बार बार अपना जो है सूट को ही देखते थे उसकी तरफ, और उसकी कभी कोट को सही करते थे, कभी टाई को सही करते थे, and that gave a very poor impression if this person is more concerned about his dress than about the various issues that we are asking him. तो ये मैं कहना चाहते हैं, dress should be sober so that you are comfortable and then you don't have to bother about it. अपनी ड्रेस की तरफ या अपनी अपीयरेंस की तरफ फिर आपको देखने की या बॉदर करने की जरूरत नहीं है। That is the first point I wanted to make. The second point I want to make along with this is when you enter the room, immediately as you wish the board, ब्राइटली विश करना चाहिए, एनर्जेटिकली विश करना चाहिए। कई लोग मैंने देखा है बहुत ही दबी हुई जबान से विश करते हैं, बहुत मुंह जो है उनका लटका हुआ सा रहता है नीचे को, दैट गिव्स अ वेरी पुअर फर्स्ट इंप्रेशन। बी एरेक्ट, बी स्ट्रेट, लुक एट द बोर्ड एंड देन विश देम ब्राइटली, गुड मॉर्निंग सर एंड आई एम सच एंड सच, एंड वॉक अप टुवर्ड्स द टेबल विद कॉन्फिडेंस। वॉक टुवर्ड्स द टेबल विद कॉन्फिडेंस। ये नहीं कि धीरे धीरे चल रहे हैं, दबे हुए उससे चल रहे हैं, विद कॉन्फिडेंस, विद ब्राइटली
and with short steps you walk up there. So that gives the impression that person is energetic. वो आपसे कहेंगे please sit down and take your seat. And when you take your seat, be careful कि आप सीट पे कैसे बैठे हैं. Sit with your backbone straight and erect and comfortably. ऐसा भी नहीं लगना चाहिए कि you're too tense when you're sitting. You should be comfortable. पर ऐसा भी नहीं लगना चाहिए you're far too casual. You know what happens? Sometimes what people do, वो या तो वो लेट से जाते हैं पैर फैला के आगे को, या कुछ होते हैं जो बहुत पीछे को बेंड कर जाते हैं अपनी कुर्सी को करके. That also gives a very poor impression. You have to sit straight and comfortably and look towards the board. You should be a smile on your face and you should look that you are comfortable and you are confident. मैं ये सब चीजें इसलिए कह रहा हूँ कि छोटी चीजें हैं, but they contribute to making the first impression as you enter the interview board. That is so very vital, the first impression. What you should exude actually is energy. कैंडिडेट से जो दिखाई पड़नी चाहिए वो दिखाई पड़नी चाहिए कि ये एनर्जेटिक है, इसमें ऊर्जा है, इसमें एक स्पार्क है. यू नो व्हाट हैपेंड, हम लोग जब कैंडिडेट इंटरव्यू देके बाहर जाता है तो उसके बारे में डिस्कस करते थे कि इसको कितने मार्क्स दिए जाने चाहिए. तो मार्क्स ऐसे नहीं दिए जाते हैं इंटरव्यू में कि जैसे रिटर्न में होता है कि भाई ये क्वेश्चन इतने आंसर सही किए, इतने आंसर गलत किए, तो 10 में से 6 सही किए तो 6 out of 10 दे दो. इट इज नॉट लाइक दैट. इट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ राइट आंसर, रॉन्ग आंसर. And I'll tell you how, it's a question of how you answer the question and what level of energy you have when you answer the question. So level of energy is very important. Spark, हम लोग एक दूसरे से ये पूछते थे इंटरव्यू जब कैंडिडेट बाहर जाता था, भाई इस लड़की में या इस लड़के में स्पार्क है कि नहीं है. तो किसी को अगर स्पार्क दिखता है, अभी इसमें स्पार्क बहुत है, मतलब है डायनेमिज्म है, तो दैट विल ऐड टू द मार्क्स. सो देयर शुड बी अ स्पार्क इन यू, एनर्जी. वो ये लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो कहीं पर भी दिखाई नहीं पड़ना चाहिए. ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं दिखना चाहिए. अगेन, you should not be overconfident, you should not speak too loudly, you should not be dominant, you should not be aggressive. ये नहीं होना चाहिए, कभी नहीं होना चाहिए aggressive होना. But you should be firm, you should be speaking in a manner that they understand कि तुमको मालूम है तुम क्या बोल रहे हो, you are aware of the topic and you know what is going on. ठीक है, तो ये बड़ा important है, energy level दिखाई पड़ना चाहिए. Then as I was saying just now, it is not how many questions you answered right and how many questions you answered wrong. That is important. Of course, if you answer all the questions wrong, you are in trouble. Or if you answer most of the questions wrongly, you are in trouble. But by and large, it happens in an interview that some questions will be asked जिनका आपको आंसर कदाचित नहीं आता होगा. अच्छा, मेरा इसमें अनुभव ये रहा है कि जैसे कोई क्वेश्चन ऐसा पूछा गया जिसमें आपको आंसर नहीं आता है, या आपको कुछ आधा कच्चा आधा पक्का आंसर आता है, यू आर नॉट श्योर व्हाट इज द राइट आंसर. In that case, the best option there is to say very firmly and quietly, sorry sir, I do not know the answer to this question. इसमें कोई बुराई नहीं है. Sorry sir आपने कह दिया, immediately the interview board will move on to the next question. ऐसा ना समझिए कि इससे कोई आपका इंटरव्यू खराब हो गया हो, और ना ही इसमें कुछ साइकोलॉजिकली सोचना चाहिए कि अरे मैंने तो इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया, अब तो मेरा इंटरव्यू गड़बड़ हो गया. कुछ नहीं गड़बड़ हुआ. The board will move to the next question where you will get a chance to speak, and then it will depend on how you speak. That will make all the difference. दूसरा ये भी है ना कि कभी कभी क्या होता है कि when you don't know the answer properly, then you start guessing and you start saying I think so sir, I feel, वो एकदम इंप्रेशन खराब हो जाता है. I think so sir, I feel करने का वो मौका नहीं है. If you feel you know the answer, answer it confidently. If you don't know, say sir I don't know. ये बेस्ट मेरे हिसाब से रिप्लाई जो है इसमें होता है. वहाँ ज़्यादा गेसिंग करने की जरूरत नहीं है. एंड गेसिंग के ज़्यादा मोर डेंजरस थिंग आई टेल यू इज डोंट टेल अ लाई. झूठ मत बोलो बोर्ड से कभी. कोई चीज़ आपको नहीं मालूम और आप उसको गलत तरीके से पेश कर रहे हैं, या झूठ कोई बात कह दे रहे हैं अपने ही बारे में, अचीवमेंट्स के बारे में या कोई चीज़, बिल्कुल मत बोलिएगा झूठ. जो फैक्चुअल पोजीशन में बोलिए, क्योंकि अगर झूठ कहीं पकड़ गया क्रॉस क्वेश्चनिंग में, then the board carries a very very poor impression about you, an extremely poor impression about you. आप समझ लीजिए आपका इंटरव्यू खत्म हो गया the moment something you have said which is the untruth or which is a falsehood and which is turns out to be wrong. तो कभी ये गलती जो है वो कभी मत करिएगा. अब रही बात इन जनरल, हाउ शुड यू आंसर द क्वेश्चंस. चाहे 3 मेंबर होंगे, 5 मेंबर होंगे, 7 मेंबर होंगे, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन. मैंने जब से IAS का एग्जाम दिया था अपना, मुझे याद है देयर वर 7 मेंबर्स ऑन द बोर्ड हु वर इंटरव्यूइंग मी. पर मैंने जो अलग अलग बोर्ड में बैठा हूँ, कभी 3 भी होते हैं, कभी 5 भी होते हैं, मैंने देखा. दे विल आस्क यू क्वेश्चंस डिपेंडिंग अपॉन देयर स्पेशलाइजेशन. अब वो भी कोई हर चीज़ के स्पेशलिस्ट नहीं होते हैं. उनका जो सब्जेक्ट होता है या उनका जो एरिया ऑफ एक्सपर्टाइज होता है उसके मुताबिक दे विल आस्क यू क्वेश्चंस एंड यू आंसर देम टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी. इसमें रहता है. व्हाट द बोर्ड इज लुकिंग फॉर इज
जब आपसे क्वेश्चन पूछा गया हाउ डज योर माइंड वर्क, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, हाउ डज योर माइंड वर्क, आर यू अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने ध्यान से सुना है कि नहीं क्वेश्चन को, और उसको पूरी तरीके से समझा है कि नहीं समझा है। कभी कभी बहुत लोगों की आदत होती है हम में से कि हम बोलना शुरू कर देते हैं बिना पूरा समझे हुए, ऐसा मत करिएगा। लेट द एग्जामिनर कंप्लीट द क्वेश्चन देन आंसर, इफ रिक्वायर्ड थिंक फॉर 2-3 सेकंड्स। ये भी कोई जरूरी नहीं है कि आपने बुलेट की तरह आंसर देना शुरू कर दिया, और ये भी अच्छा नहीं लगता है कि आप 2 या 3 मिनट तो चुप हो गए, neither is right. You have to answer grasp the question and answer as early as possible, but it is not necessary that you start replying immediately like a bullet, it is not. ठीक है, आप ये तो बोर्ड ये देखता है कि आपने क्वेश्चन को किस तरीके से आंसर किया। तरीका मीन्स हाउ एनालिटिकल इज योर अप्रोच, दैट इज व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ लॉजिकल यू आर, हाउ रैशनल यू आर। ये मुद्दा है, क्या आपके अंदर प्रोसेस ऑफ रीजनिंग है कि नहीं है, आपने क्वेश्चन को देखते हुए आपने रीजन करते हुए आंसर दिया या नहीं दिया। माइंड यू बोर्ड आपको, अगर कोई बहुत ही ऐसा वैसा बोर्ड मेंबर होगा तो आपसे कोई ऐसा सवाल पूछेगा जिसमें कोई डेटा पूछ ले या कोई फिगर पूछ ले या कोई यस या नो का खाली सवाल हो, जनरली वो आपसे ऐसा सवाल पूछेंगे जिसमें कुछ आपको इलेबोरेट करके आंसर देना पड़ेगा। तो इलेबोरेट करने में योर प्रोसेस ऑफ रीजनिंग बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, and that is what the board sees, whether you have a logical brain, whether you have an analytical brain, and whether you are reasoning and coming to a conclusion and giving an answer. तो ये प्रोसेस जो है वहां दिखाई पड़नी चाहिए, और इसकी आप आदत डाल लीजिए कि क्वेश्चन को एनालाइज करके आप आंसर देंगे। सेकेंड थिंग कम्स इज व्हाट अप्रोच शुड यू टेक इन एन आंसर। नो देयर कैन बी कि आप उसके प्रो दीजिए या कौन दीजिए, मतलब किसी भी पहलू के 2 पक्ष होते हैं। You can give it in favor or you can talk against. सिविल सर्वेंट का जो एग्जामिनेशन है, आप समझ लीजिए what a civil servant basically what is required of him is that whenever any problem comes before him, whenever any issue comes before him, he is expected to take a balanced approach, and he is also expected to see both sides of the picture. What are the pluses, what are the minuses? He is expected to see both. तो यही आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि जब से आपकी कोई चीज़ अगर एनालाइज करने के लिए और कमेंट करने के लिए कही जाएगी तो आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आप ये बताएं कि इसके प्लस पॉइंट्स क्या हैं, इसके माइनस पॉइंट्स क्या हैं, और फिर यू कैन गिव योर व्यू पॉइंट कि व्हाट यू थिंक इज राइट। नाउ दैट व्हाट यू थिंक इज राइट आल्सो एक एक्सट्रीमिस्ट व्यू पॉइंट नहीं होना चाहिए। अ सिविल सर्वेंट इज नॉट एक्सपेक्टेड टू गिव एन एक्सट्रीमिस्ट व्यू पॉइंट, ही इज एक्सपेक्टेड टू गिव अ बैलेंस्ड व्यू पॉइंट, ही इज एक्सपेक्टेड टू गिव अ पॉजिटिव व्यू पॉइंट, अ सोल्यूशन ओरिएंटेड, आप प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला व्यू पॉइंट देंगे, सोल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच देंगे, रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच आपकी दिखाई पड़नी चाहिए ना उससे। सिविल सर्वेंट इज एक्सपेक्टेड टू बी रिजल्ट ओरिएंटेड, ही इज सपोज्ड टू डिलीवर रिजल्ट्स, आउटकम्स, सो देयरफॉर दैट इज व्हाट शुड रिफ्लेक्ट इन योर आंसर्स। तो ये देख लीजिएगा, और बहुत ज़्यादा एक साइड को बेंड करते हुए आंसर या एक ही तरफ की पहलू को विचार करते हुए देना बहुत उचित नहीं होता है। अच्छा, इट कैन हैपन कि आपने कोई आंसर दिया एंड द बोर्ड मेंबर डज नॉट एग्री विद यू, इधर नो आई डोंट एग्री, इट इज लाइक दिस, इट इज लाइक दिस। समटाइम्स आई नोटिस दैट अ पर्सन, द कैंडिडेट जो होता है वो जिद करने लग जाता है, ही स्टार्ट्स आर्गुइंग, नो नो सर आई एम राइट इन व्हाट आई एम सेइंग, ये वो। डोंट आर्ग्यू विद द बोर्ड मेंबर, बोर्ड मेंबर्स आर सीनियर, they have more knowledge than you have, far more experience than you have, and therefore their viewpoint is important. You can't ignore it, you can't argue against it, never do that. आर्ग्यूमेंट करने से बहुत डेंजरस हो जाता है, बहुत डेंजरस। तो आर्ग्यूमेंट मत करिए। आप अगर डिसएग्री भी करते हैं तो आई कैन से सर आई हैव अ स्लाइटली डिफरेंट व्यू पॉइंट, बट आई अप्रिशिएट योर व्यू पॉइंट ऑल्सो, आई डिड नॉट सी इट दैट वे, आई थिंक सर दैट इज ऑल्सो वे ऑफ लुकिंग एट इट। मतलब उनकी व्यू पॉइंट को भी आपने एब्जॉर्ब कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, और ये भी कहा लेकिन मेरा व्यू पॉइंट ये है। परफेक्ट, दैट्स द काइंड ऑफ परफेक्ट आंसर यू गिव। डोंट गेट इनटू एन आर्ग्यूमेंट एवर। मैं एक कैंडिडेट को जानता हूँ, आईएएस के इंटरव्यू की बात ही मैं बता रहा हूँ। शी वॉज वेरी वेल रेड and used to read a lot of books and very fond of literature and everything. तो किसी एक राइटर के बारे में डिस्कशन शुरू हुआ, तो she had a viewpoint about that writer, but the board member had a different viewpoint, and the board member said no I don't agree, I don't think you're right, this is what is the viewpoint. वो भी थोड़ा सा एकदम से इरिटेट हो गई, और उसने इरिटेट होकर कह दिया नो सर आई डोंट एग्री विद योर viewpoint at all. उन्होंने कहा नो इट्स देन ओके यू टेल मी व्हाट इज द राइट थिंग। मतलब थोड़ा सा ऐसे बहसा बहसी करके थोड़ा सा चैलेंज सा थ्रो कर दिया बोर्ड मेंबर के लिए। तो वो तो चैलेंज जो हुआ तो हुआ, पर बाद में जो मार्क्स आए थे उस लड़की का, रिमेंबर शी वाज अ ब्राइट गर्ल एंड आई वाज सरप्राइज्ड टू फाइंड इन एन इंटरव्यू शी गॉट ओनली 25% इन द आईएएस इंटरव्यू। तो 25% का रीजन यही था कि अननेसेसरीली
बोर्ड के जो मेंबर्स थे उनके साथ उसने आर्ग्यूमेंट कर लिया, जिसकी करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो ये बात बहुत ध्यान में रखिएगा कि whereas you are free to have your viewpoint, you should also say your viewpoint. You should also be willing to be open and accept a contrary or a different viewpoint which is expressed by a member of the interview board. ठीक है, आप समझ गए इस बात को, डिसएग्रीमेंट की बात जो मैंने आपको बताया। अच्छा, अब यहाँ पे मैं एक चीज़ और कहूँगा, बाय एंड लार्ज आपसे पॉलिटिकल क्वेश्चंस बोर्ड नहीं पूछेगा। बोर्ड को भी हिदायत दी जाती है, पहले जो बोर्ड मेंबर्स को बताया जाता है, दे आर सेड कि भाई पॉलिटिकल क्वेश्चन ना पूछिए, बिकॉज इट इज नॉट एक्सपेक्टेड दैट यू are politically inclined or attached to anybody when you go to an interview board. And you're going to the interview board for being a civil servant who's supposed to be politically neutral, impartial. ये सब क्वालिटीज होनी चाहिए। Therefore, political questions को ये नहीं पूछेगा। पर मान लो कोई क्वेश्चन पूछ ही लिया, CAA के बारे में आपसे पूछ लिया, Citizen Amendment Act के बारे में, अब उसमें एक व्यू पॉइंट रूलिंग पार्टी का, एक व्यू पॉइंट ऑपोजिशन का है, या 370 आर्टिकल रिमूवल के बारे में पूछ लिया, उसमें एक व्यू पॉइंट रूलिंग पार्टी का है, एक व्यू पॉइंट ऑपोजिशन का है। तो देयर इज अ ट्रिकी सिचुएशन, बट एज आई सेड द बेस्ट वे टू आंसर दैट इज यू गिव बोथ व्यू पॉइंट्स। सर दिस इज बीन डन, इसमें ये प्लस पॉइंट है, पर थोड़ा सा ये पहलू भी इसमें जो है ध्यान रखने वाले हैं, बट आई देन फील देन यू कैन गिव, एंड बाय एंड लार्ज इफ यू गिव अ व्यू पॉइंट विच इज इन फेवर ऑफ द गवर्नमेंट और गवर्नमेंट की पॉलिसी के फेवर में है, या एटलीस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल के फेवर में है, इट इज कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल, रूल ऑफ लॉ को दिखाता है, then that is upheld by the board. They want you to be somebody who follows the constitution, who follows the rule of law. ये सबको बहुत ध्यान में रखने की आवश्यकता है। तो बाय लार्ज तो मैं कहूँगा पॉलिटिकल क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाएंगे बोर्ड से, पर कभी कदा कोई बोर्ड मेंबर पूछ भी लेता है, उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन कभी भी कोई पॉलिटिकल अपनी वो मत दिखाइएगा कि हम किसी से लिंक्ड है पॉलिटिकली, या हमारा कोई व्यू पॉइंट ऐसा है कि हम पॉलिटिकल हैं। बिल्कुल उसको आप एक बैलेंस सिविल सर्वेंट की तरह आंसर दीजिए, पॉलिटिकल एस्पेक्ट को हटाते हुए एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से उसको, या अपनी थिंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हुए एक व्यू पॉइंट दे दीजिए, जैसे कि कोई एक कॉमन मैन देगा या साधारण आदमी देगा। तो अंडरस्टैंड, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कीप दिस इन माइंड। अब बात आती है कि व्हाट आर द काइंड ऑफ क्वेश्चंस यू थिंक द इंटरव्यू बोर्ड विल आस्क यू, what are the kind of questions they will ask you, and what are the kind of questions they will not ask you. इसका आप कोई there is no मापदंड है ही नहीं इसका कोई कि वो आपसे क्या सवाल पूछ सकते हैं। जैसे मैंने कहा, हर एग्जामिनर अपने ही मेंटल फ्रेमवर्क के हिसाब से सवाल पूछता है। यस, करंट इश्यूज आर इंपॉर्टेंट, करंट इश्यूज पर जरूर सवाल आएगा, तो करंट इश्यूज को जो है वो इग्नोर कभी नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, what is the most important current issue today? I think all of you know it is COVID-19 or Corona crisis, whatever you say it. तो कोरोना पे सवाल बिल्कुल हो सकते हैं, तो कोरोना के किसी भी एस्पेक्ट पे सवाल हो सकते हैं। कोरोना की ओरिजिन क्या है, कोरोना है क्या, व्हाई इज इट स्प्रेडिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड, लॉकडाउन सही था कि गलत था, लॉकडाउन के बाद अनलॉकिंग सही है कि गलत है, आपका क्या व्यू पॉइंट है, पूछ सकता है बोर्ड आपसे। और इकोनॉमी के ऊपर क्या असर हुआ, कितना हमारा GDP डाउन हो जाएगी इस साल में, कितना ग्रोथ रेट पे असर होगा, उसको दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं, सरकार ने क्या कदम उठाए, नहीं उठाए, क्या होने चाहिए, या आपको क्या लगता है कि ये जो इकोनॉमिक पैकेज दिया गया है, यू फील इट इज सफिशिएंट और यू फील समथिंग मोर शुड बी डन। नो, दीज आर काइंड ऑफ थिंग्स विच रिलेटेड टू कोरोना क्वेश्चंस आर लाइकली टू बी आस्क्ड। मैं अभी इसके बारे में और डिटेल में भी जो है अभी आपको आगे जाऊंगा, क्योंकि मैंने खाली इसको मेंशन किया है। देन यू कैन बी आस्क्ड अबाउट द चाइना क्राइसिस, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, एंड रिलेटेड टू इंडिया चाइना रिलेशनशिप पे कुछ सवाल जो हैं वो पूछे जा सकते हैं। दिस इज अ वेरी वेरी रेलेवेंट करंट अफेयर्स टॉपिक विच इज देयर बिफोर यू एट द मोमेंट। इकोनॉमिक स्लोडाउन मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया। USA में अभी रेसिज्म को लेके तमाम इशू हुआ है जॉर्ज फ्लॉयड की डेथ के बाद, दैट काइंड ऑफ इश्यूज कैन बी आस्क्ड। उसी में पुलिस ब्रूटैलिटी का इशू आता है, ह्यूमन राइट्स का इशू आता है, यू कैन बी आस्क्ड टू टॉक अबाउट ह्यूमन राइट्स, यू कैन बी आस्क्ड टू टॉक अबाउट पुलिस ब्रूटैलिटी एंड रिलेटेड इशूज अबाउट पुलिस रिफॉर्म्स, क्या होने चाहिए क्या नहीं होने चाहिए, पुलिस का कैसा बिहेवियर होना चाहिए, पुलिस सिटीजनशिप की क्या रिलेशनशिप होनी चाहिए। दीज आर सम ऑफ द थिंग्स विच आर करंट इशूज। इसको लेके ऐसे जो भी करंट इशूज हैं उस पर आपकी तैयारी पूरी होनी चाहिए, एंड यू शुड नो ऑल एस्पेक्ट। इसके लिए जितना भी टाइम बचा है, न्यूज़पेपर्स के एडिटोरियल्स को पढ़िए, मैगजीन्स को पढ़िए। अब किताब पढ़ने का टाइम तो नहीं रह गया है, बट ये सब पढ़ के एक थिंकिंग करके अपना व्यू पॉइंट इनके बारे में जो है वो ज़रूर बना लीजिए, मैं कहना चाहता हूँ। देन सिंस आप यूपी के बारे में दे रहे हैं, तो आपको यूपी के बारे में क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। आप यूपी की सिविल सर्विस में हैं,
किस गांव से आप आते हैं, किस ज़िले से आप आते हैं, उस गांव की विशेषता पूछी जा सकती है, उस ज़िले की विशेषता पूछी जा सकती है। उस ज़िले का विकास आप करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे, उस गांव का विकास आप करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे, आपने कहाँ पढ़ा है, उस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के बारे में वो पूछ सकते हैं। ये तमाम क्वेश्चन उत्तर प्रदेश के बारे में, यहाँ की ज्योग्राफी के बारे में, उत्तर प्रदेश की कल्चर के बारे में, सो मेनी अदर थिंग, इकोनॉमी के बारे में, दे कैन आस्क मेनी सच क्वेश्चन। यूपी के डेवलपमेंट को लेकर बहुत क्वेश्चन पूछा सकते हैं, और यूपी के डेवलपमेंट के बारे में इसलिए मैं भी आपको थोड़ा विस्तार से आगे अपने इस टॉक में कुछ पॉइंट्स आपके सामने जरूर रखूंगा भी, तो ध्यान में रखने के लिए। सो दैट इज वन टॉपिक इज अबाउट यूपी, यू मस्ट बी वेल प्रिपेयर्ड अबाउट यूपी। सेकेंड इज ऑप्शनल पेपर जो भी आपने लिया है, ऑप्शनल पेपर को रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर जो हैं वो पूछे जाते हैं, तो ऑप्शनल पेपर को एक रिवीजन जरूर कर लेना चाहिए, बिकॉज सिंस दैट इज योर ऑप्शनल पेपर। सपोजिंग आपका ऑप्शनल पेपर पॉलिटिकल साइंस एंड IR है मान लीजिए, तो पॉलिटिकल साइंस का कोई वहाँ बैठा होगा प्रोफेसर, होते हैं, बैठे होते हैं, और पॉलिटिकल साइंस का प्रोफेसर आपसे तुरंत पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चंस पूछने लग जाएगा, और वो आपका क्योंकि ऑप्शनल पेपर है, यू शुड बी एबल टू आंसर देम क्वाइट वेल, बिकॉज इफ यू आंसर दैट बैडली और रॉन्गली तो इमीडिएटली बाद में जैसे कैंडिडेट बाहर जाता है तो वो बोर्ड मेंबर बाकी लोगों की तरफ मुड़ के यही कहता है, अरे सर इसका तो सब्जेक्ट जो है वही नहीं स्ट्रॉन्ग है, फाउंडेशन ही नहीं स्ट्रॉन्ग है, लगता है ऐसे ही तैयार करके दे दिया होगा एग्जाम, फाउंडेशन या कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है सब्जेक्ट की। तो व्हाट दे लुक फॉर इज conceptual understanding of the subject. So that conceptual understanding is so very important, that has to be kept in mind. तो ये हो गया ऑप्शनल पेपर की बात। तो ये रहा कि what kind of questions can be asked, but as I said, sky is the limit on what can be asked of you. Absolutely. और मैं थोड़ा इसमें आपको illustrate करना चाहूँगा about some of the my own experience in this regard. मैं बताऊँगा and you will understand how unpredictable an interview can be, and therefore it is not the questions but your attitude and your ability to respond as positively and as confidently as possible which becomes the most important thing. ये मैं बताना चाहता हूँ। मैं उदाहरण के लिए अपने IAS इंटरव्यू की बात आपको कुछ शेयर करना चाहूँगा। मैं जब अपने IAS इंटरव्यू में गया, द ईयर वाज मार्च 1978 की बात कर रहा हूँ, UPSC में दिल्ली में। ठीक है, चेयरमैन साहब जो थे उन्होंने कुछ क्वेश्चंस पूछे इनिशियल, all right, about my college, about my this and all that, he asked me. That was all right. Then the first member came. First member ने वो थे काफ़ी पुराने IFS के मेंबर थे, मिस्टर बदरुद्दीन तैयब जी, मिस्टर बद्र। और उन्होंने पूछना शुरू किया, देखा कि मैंने लिखा हुआ था आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग। अच्छा, यहाँ मैं मेंशन करूँ, हॉबी और एक्स्ट्रा करिकुलर का जो आपने फॉर्म में भरा हुआ होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको जरूर सवाल पूछते हैं। और कई लोग, हम लोग हॉबी और एक्स्ट्रा करिकुलर ऐसे ही भर देते हैं बिना सोचे समझे। इफ यू से म्यूजिक इज योर हॉबी देन यू शुड बी वेरी नॉलेजेबल अबाउट म्यूजिक। यू कैन एक्सपेक्ट कि कोई ना कोई बोर्ड मेंबर म्यूजिक के बारे में जानकार होगा और आपसे क्लासिकल म्यूजिक के बारे में पूछने लग जाएगा, आप इंडियन क्लासिकल म्यूजिशियंस के बारे में पूछने लग जाएगा, कुछ राग के बारे में पूछने लग जाएगा, कुछ भी पूछ सकता है। बट सो यू शुड बी वेल प्रिपेयर्ड अबाउट योर हॉबी। या अगर कोई हॉबी ऐसी नहीं है जिसके बारे में आपको ज़्यादा जानकारी है तो उसको ज़्यादा मेंशन भी नहीं करना चाहिए। इट इज़ बेटर टू से आई हैव नो स्पेसिफिक हॉबी, आई एम जनरली इंटरेस्टेड इन दीज थिंग्स। यही कह दीजिए आई एम ओनली इंटरेस्टेड इन लिसनिंग टू म्यूजिक, म्यूजिक के बारे में आ गया। ये नहीं कि आपको बड़ा म्यूजिक बड़ा मेरी हॉबी है, कि जहाँ आपने कोई हॉबी कह दी और बोर्ड मेंबर कोई उसके बारे में जानकार है तो आपसे उसके बारे में इतने सवाल पूछना शुरू कर देगा कि आप परेशानी फंस सकते हैं। तो दैट, बट वही स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी हो सकता है, वही स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी हो सकता है। स्ट्रॉन्ग पॉइंट इसलिए हो सकता है कि अगर उसने आपसे वो सवाल पूछ लिया, आपकी हॉबी एंड यू आर गुड एट इट, एंड देन इट गिव्स यू एन अपॉर्चुनिटी टू स्पीक। वही मैंने कहा ना, उससे जजमेंट होता है। जितना आप बोलेंगे, जितनी कॉन्फिडेंटली बोलेंगे, जितनी नॉलेजेबली बोलेंगे, उसका पूरे बोर्ड के ऊपर इम्पैक्ट होना शुरू हो जाता है। तो अगर आपको टॉपिक अपने पक्ष की मिल गई तो उसको कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जैसा मैंने आपको शुरू में, इफ यू रिकॉल, मैंने आपको शुरू में बताया था कि अगर ये कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए जिसको आपको आंसर नहीं आता, इट इज़ बेटर टू से सॉरी सर आई डोंट नो। ये मैंने कहा था ना आपसे, इसीलिए कहा था। और अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए उसके बाद जो उसको आपको आता है, तो उसमें तो आपको एकदम उसको पकड़ लेना चाहिए, एंड देन यू शुड स्पीक ऑन दैट एज मच एज पॉसिबल, एज वेल एज पॉसिबल, एंड उसको कैपिटलाइज करना बहुत जरूरी है। मतलब इंटरव्यू में आपको ये देखना है कौन सा, कब बॉल आपके कोर्ट में आ गई एंड हाउ यू शुड टेक एडवांटेज ऑफ इट, दैट इज इंपॉर्टेंट। और जब बॉल आपके कोर्ट में नहीं है, डिसएडवांटेजेस हो रहा है, तो कैसे उस सिचुएशन से बाहर निकल जाए। देयरफॉर प्रेजेंस ऑफ माइंड इज सो वेरी इंपॉर्टेंट। प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड योर इंटेलिजेंट थिंकिंग एट दैट टाइम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। तो मैंने ऐसे बताया, फर्स्ट इंटरव्यूअर ने मुझसे पूछा रीडिंग के बारे में। मैं रीडिंग का मुझे बहुत शौक भी रहा है हमेशा, आई हैव बीन फॉन्ड ऑफ रीडिंग, मैं बहुत पढ़ता भी था।
तो वो मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा गया उनके साथ। उन्होंने मेरे साथ ऑथर्स डिस्कस किए, फेवरेट ऑथर्स डिस्कस किए, अर्नेस्ट हेमिंग्वे किया, यशा पॉल सार्त्र किए, एल्बर्ट कामू किया, तमाम चीज़ें राइटर्स में पढ़ता था, इंग्लिश लिटरेचर एंड लिटरेचर इन इंग्लिश, तो उसके बारे में फिलोसफी में पढ़ता था, तमाम चीज़ें पढ़ता था, हिस्ट्री पढ़ता था, एंड आई कुड स्पीक टू हिम, डिस्कस विद हिम व्हाई आई प्रेफर दिस ऑथर, व्हाई नॉट। वो बड़े खुश हो गए मुझसे। इनफैक्ट जो उन्होंने सुन के उन्होंने यहाँ तक कहा कि भाई आई थिंक you have given IAS as your first preference, you should have given foreign service as your first preference. Why have you not given foreign service? And I was prepared for that. I gave him an answer that why I am in the IAS, I want to serve the people directly. That's why I want to go for the IAS and all that. तो वो तो मेरा अच्छा हो गया। अब जो शुरू हुआ, फिर प्रॉब्लम आना शुरू हुआ। पहला मेंबर के साथ बहुत अच्छा हुआ, but then I was also feeling very happy. But when it came to second member, he was also a retired IAS officer. अच्छा, मैं before joining the giving the IAS examination मैंने IIM अहमदाबाद से MBA किया था, और IIM अहमदाबाद से MBA करने के बाद मैं प्राइवेट सेक्टर में मैंने हॉकिंस प्रेशर कुकर्स में 7-8 महीने काम भी किया था, और उसके बाद मैंने रिज़ाइन करके IAS एग्ज़ाम दिया था। तो उन्होंने शुरू कर दिया कि हॉकिंस में थे प्रेशर कुकर, ओके व्हाट इज़ द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द प्रेशर कुकर। ठीक है, वो तो हमें मालूम था, जब हॉकिंस में रह चुके थे। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ प्रेशर कुकर हमने दे दिया। उससे रिलेटेड वो थोड़ा सा कुछ और क्वेश्चंस में जाने लगे रिलेटेड टू साइंस। खैर मैंने उनको फिर टोका, मैंने कहा सर आई एम नॉट अ स्टूडेंट ऑफ साइंस, आई हैव बेसिकली बीन अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड आफ्टर दैट आई डन माय मैनेजमेंट, तो मुझे साइंस का उतना इन डेप्थ वो नहीं है। खैर उन्होंने तो बात उतने पे छोड़ दी। लेकिन जो थर्ड मेंबर आए, थर्ड मेंबर जो थे वो एक्चुअली एस्ट्रोफिजिसिस्ट थे। अब ही वाज एन एस्ट्रोफिजिसिस्ट, तो एस्ट्रोफिजिसिस्ट जो होगा वो साइंस ही जानता है, तो साइंस के अलावा दूसरी चीज़ जानता नहीं उतने अच्छे से। तो उसने तुरंत साइंस भी शुरू हो गया हमसे। यहाँ मेरी गलती हुई। आई वांट टू टेल यू हियर आई मेड अ मिस्टेक, जो मैंने आपको पहले ही बताया था, ये मिस्टेक आप मत करिएगा। व्हेन यू डोंट नो से आई डोंट नो, इस बात को मैं रिपीट कर रहा हूँ। मैंने ऐसा नहीं कहा बोर्ड में, शायद इसलिए कि मैंने बहुत पढ़ा था, बहुत प्रिपेयर किया था, और मेरी जनरल रीडिंग बहुत थी, तो मुझे साइंस की एरियाज में भी काफ़ी कुछ नॉलेज थी। बट देन ऑफकोर्स सिंस इट वाज नॉट माई सब्जेक्ट, आई डिड नॉट हैव इन डेप्थ नॉलेज। अब उन्होंने जैसे मुझसे पूछा कि कैन यू नेम एनी टॉप साइंटिस्ट ऑफ इंडिया, मैंने फटाफट बता दिया, सीवी रमन, एससी बोस, जेसी बोस, मैंने बोल दिया सब साइंटिस्ट ऑफ इंडिया। वेरी गुड वेरी गुड। रमन का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था, उन्होंने कहा। मैंने कह दिया रमन कॉन्ट्रीब्यूशन वॉज सर रमन इफेक्ट। यहाँ तक भी सब सही है। तो अब उसके बाद जो सवाल था वहाँ पोजीशन खराब हो गई। उन्होंने मुझसे ये पूछा कैन यू टेल मी व्हाट इज रमन इफेक्ट। दिस वाज अ क्वेश्चन, हार्ड कोर क्वेश्चन ऑफ फिजिक्स, जिससे मुझे कोई लेना देना नहीं था, लेकिन मेरी जनरल नॉलेज ही थी कि रमन इफेक्ट क्या है, जनरल नॉलेज थी। मैंने अटेम्प्ट कर दिया इसका आंसर। मुझको उस समय ये कह देना चाहिए था, सॉरी सर आई एम नॉट अ स्टूडेंट ऑफ फिजिक्स, आई विल नॉट बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन। दैट वुड हैव बीन अ परफेक्टली वैलिड आंसर टू गिव। लेकिन मैंने सोचा नहीं, ऐसा मैं कैसे कह दूँ, और मुझे कुछ हल्का फुल्की उसकी जानकारी थी भी कुछ मेरी जनरल रीडिंग से। मेरी जो जनरल रीडिंग से थी उसमें मैंने आंसर देना शुरू कर दिया। अब वो कहने लगे यस 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 दैट्स राइट, समथिंग मोर मिस्टर रंजन, समथिंग मोर। हमने कहा यस सर। अब समथिंग मोर, ही वाज एक्सपेक्टिंग समथिंग मोर, तो मैंने कुछ तो बताया, बट ही वाज एक्सपेक्टिंग समथिंग मोर डीप। तो फाइनली हुआ क्या कि मैं थोड़ा, मेरा कॉन्फिडेंस उससे शेक हुआ, मेरा कॉन्फिडेंस हिला, और वो मुझे खुद लगने लगा कि मेरा कॉन्फिडेंस कुछ हिल गया। मेरी आवाज़ थोड़ी धीमी हो गई, मेरे बोलने की कॉन्फिडेंस में थोड़ी कमी आ गई एकदम से, और मैं थोड़ा सा धीरे बोलने लगा और थोड़ा सा हेसिटेंटली बोलने लगा। ये आ गया। अच्छा कोई बात नहीं, ही सेड एससी बोस आपने कहा। उन्होंने क्या किया है, मैंने फिर आंसर देना शुरू कर दिया कि साहब ही डिस्कवर्ड एन एलिमेंट्री पार्टिकल कॉल्ड बोसॉन। यहाँ तक भी ठीक था, यहाँ तक मुझे छोड़ देना चाहिए था। अब वो भी बेचारे फिजिसिस्ट, उनकी भी टॉपिक मन में यही थी, वो क्या और पूछते हैं मुझसे। ही वेंट ऑन कि भाई मिस्टर रंजन देन व्हाट इज दिस बोसॉन और व्हाट एल्स डिड ही डू। मैंने कहा सर ही डिस्कवर्ड बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स। अब उन्होंने कहा व्हाट इज बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स। तो हमने कहा सर दैट प्रेडिक्ट्स द बिहेवियर ऑफ अ वेरिएबल कॉल्ड बोसॉन। और अच्छा बट व्हाट मोर पे हम कहानी फंस गई। फिर मुझे लगा अगेन ही इज आस्किंग फॉर समथिंग डीपर। हमने जितना जनरल पढ़ा था वहाँ तक हमको इतना ही मालूम था। तो इस तरीके के 2-4 और सवाल हुए, और वो यही हुए कि मैं आंसर करता चला गया और करने में कुछ फंसता सा चला गया। और इनके साथ मेरा इंटरव्यू बाय एंड लार्ज इन एस्ट्रोफिजिक्स के साथ अच्छा नहीं गया। आई कुड फील इट, अच्छा नहीं गया, बिकॉज मैं उनको बार बार यही कहते रहे समथिंग मोर, नो समथिंग मोर, समथिंग डीपर। तो ही वाज आस्किंग समथिंग मोर। पूछ लगे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स के बारे में, उससे पूछने लगे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स क्या होती हैं। अब मुझे फर्मली कह देना चाहिए था बार बार कि सर मैं
साइंस का स्टूडेंट नहीं हूँ सर, आई एम नॉट अ स्टूडेंट, पर मैं जो अपनी इसे कहते हैं ना अपने आप को फंसाता रहा आंसर देके, so that created a problem. I immediately realized I'm in trouble. And it went to the next member. वो कुछ ह्यूमैनिटीज की प्रोफेसर थी, उन्होंने पॉलिटिकल साइंस के रिलेटेड सवाल पूछे, कुछ पूछा वो पूछा. माई लाइफ दैट वेंट ऑफ ओके, बट नॉट एज वेल एज इट शुड हैव, बिकॉज मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बाय दिस टाइम डाउन हो गया था. एस्ट्रोफिजिसिस्ट बोर्ड मेंबर के साथ जवाब देने में मेरा कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो गया था. तो जो पॉलिटिकल साइंस की प्रोफेसर थी, उन्होंने जो पूछ रही थी मुझको आते थे सवाल, मैंने जवाब भी दिए, बट समहाउ वही जो मैंने शुरू में कहा दैट एनर्जी, दैट स्पार्क, वो कहीं एकदम से दब रहा था. बिकॉज मन मेरे अंदर आने लगा, अरे अब तो गया इंटरव्यू, अब तो गया इंटरव्यू. ये कभी नहीं होना चाहिए, वहां पे ये सब चीजें कभी नहीं सोचनी चाहिए. बी पॉजिटिव एंड कीप ऑन एट इट. वो मैंने सोचना शुरू कर दिया. वो सोचते सोचते नेक्स्ट मेंबर के पास गया. नेक्स्ट मेंबर थे एक रिटायर्ड एयर मार्शल. रिटायर्ड एयर मार्शल साहब सरदार जी थे. अब वो शुरू हो गए एग्रीकल्चर. अच्छा, मैं आपको यकीन दिलाऊं कि मैं तो सिटी ब्रेड आदमी लड़का था, मैं विलेज का लड़का था नहीं. मैं सिटी में रहा हूँ, सेंट स्टीफेंस कॉलेज में पढ़ा, IIM अहमदाबाद में पढ़ा, लमाटने में पढ़ा. मेरा एक्सपोजर तो सबका नहीं था एग्रीकल्चर का उतना ज़्यादा. आई वॉज नॉट अवेयर. एंड ही स्टार्टेड आस्किंग मी इन डिटेल. ही स्टार्टेड आस्किंग क्वेश्चंस टू मी इन डिटेल कि साहब इस समय कौन सी क्रॉप्स ग्रो हो रही हूँ. मैंने जवाब दे दिया. फिर उन्होंने क्रॉप्स के बारे में और मुझसे पूछना शुरू कर दिया, एग्रीकल्चर रिलेटेड और डिटेल. ही वॉज एन एक्सपर्ट इट सीम्स ऑन एग्रीकल्चर. एयर मार्शल साहब पूछना शुरू कर दिया. एंड आई अगेन स्टार्टेड रियलाइजिंग कि मैं आंसर दे रहा हूँ अगेन, बट जितना डेप्थ में आंसर उनको चाहिए शायद मैं आंसर नहीं दे पा रहा हूँ. और इंटरव्यू उनके साथ भी मेरा कुछ गड़बड़ सा हो गया. बाय दिस टाइम तो मुझको ये लगा, आई विल शेयर विद यू, कि मैं IAS की ड्रीम मेरी जो है वो अब खत्म हो गई. अब कोई चांस है नहीं, अब घर चलो, कोई उसमें देयर इज नो स्कोप. बट देन आई थिंक द चेयरमैन जो थे बोर्ड के, उन्होंने नोटिस किया कि इस लड़के ने शुरू में बहुत अच्छा बोला, सब बोला, अब बीच में कुछ ये घबरा गया और ये साइंस के क्वेश्चन उनको महसूस हो गए कि कुछ ज़्यादा क्वेश्चन हो गए साइंस के. तो वो उन्होंने मुझको, ऐसा कभी भी होता है जब पूरा बोर्ड सवाल पूछ लेता है, बाद में वापस चेयरमैन पे आता है, तो चेयरमैन एंड में यही कह देता है ऑल राइट, थैंक यू वेरी मच. लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कहा. आई थिंक ही गेव मी अ लाइफ लाइन जिसे कहते हैं. उन्होंने एक लाइफ लाइन दी. और उस समय इश्यूज कुछ चल रहे थे. ये जो साउथ अफ्रीका की क्राइसिस थी, अपार्थाइड वाली क्राइसिस चल रही थी, और कुछ ज़ाम्बिया की क्राइसिस थी, जिसको रोडेशन क्राइसिस कहते थे हम लोग उस समय. वो बहुत करंट इश्यूज में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रही थी. ही सेड, मिस्टर रंजन, व्हाट इज योर व्यू अबाउट दिस क्राइसिस. अरे बस मुझको लगा कि ऐसे डूबते को तिनका मिल गया हो. मैंने उस क्वेश्चन को पकड़ लिया रोटेशन क्राइसिस के, देन आई स्पोक अबाउट इट. एंड आई स्पोक फॉर 3 मिनट्स 4 मिनट्स. पूरा मैंने कॉन्फिडेंटली बोलता चला गया और बोलते गया, और खत्म होने के बाद उन्होंने कहा ऑल राइट थैंक यू. तो मुझको भी लगा कि मैंने एंड में कुछ सैल्वेज किया. मैंने उनके बोर्ड मेंबर्स के एक्सप्रेशन से भी मुझे लगा कि जो मैंने जो लास्ट क्वेश्चन मैंने किया आंसर, उससे जो थोड़ा बहुत बीच में गड़बड़ाया था मामला, वो काफ़ी कुछ ठीक हो गया. एंड आई केम बैक विद दैट पॉइंट ऑफ व्यू इन माई थिंग. सो देयरफॉर व्हेन आई केम बैक आफ्टर दैट, आई वाज वंडरिंग कि क्या रहेगा मेरा रिजल्ट, हाउ मच मार्क्स आई विल गेट और नॉट गेट. बट आई डिड वेल इनफ. आई गॉट 60%. बट आई कुड हैव गॉट मच मोर. I could have got much more had that problem not happened in between. तो वही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दुनिया भर के सवाल आपसे बोर्ड पूछ सकता है. आपके एरिया का सवाल आ जाए, छोड़िए मत, पकड़ लीजिए, खूब बोल के कॉन्फिडेंटली जवाब दीजिए जिससे इंप्रेशन बोर्ड पे आ जाए. ऐसा सवाल आ जाए जो आपका वीक एरिया है, इट इज बेटर टू इवेट दैट क्वेश्चन एंड गेट अवे फ्रॉम इट बाय सेइंग आई डोंट नो. डोंट अननेसेसरली ट्राई एन आंसर एंड गेट योरसेल्फ इनटू ट्रबल. तो मैंने ये इलस्ट्रेशन आपको इसी पॉइंट ऑफ व्यू से दिया है कि कैसे आपको इंटरव्यू को गाइड करना पड़ेगा. जैसे कोई सवाल उन्होंने पूछा और उससे आपके कोई स्ट्रॉन्ग पॉइंट की तरफ जा सकता है बात, तो आप उसमें ले जाइए, उसको खींचिए. आप जैसे वो पूछते हैं रीडिंग के बारे में, आपसे पूछना शुरू किया, आप उसको अपने फेवरेट ऑथर की तरफ ले जाना चाहते हैं, तो आप अपने आप ही बोल दीजिए सर हाँ ये माई फेवरेट ऑथर इज दिस. नेक्स्ट क्वेश्चन ही विल आस्क यू, व्हाई इज योर फेवरेट ऑथर, विच बुक ऑफ हिज हैव यू रेड, विच बुक इज योर फेवरेट बुक, व्हाई इज इट योर फेवरेट बुक. बस आपको मिल गया, क्योंकि आप प्रिपेयर्ड होंगे, आप प्रिपेयर्ड है उसमें, आप उसको बोल दीजिए कॉन्फिडेंटली. देयरफॉर इंटरव्यू में बहुत अलर्ट रहने की जरूरत है. डोंट बी नर्वस, बी अलर्ट. आंसर द क्वेश्चन एंड ऑल्सो एज आई सेड, यू should guide the interview board towards the topics which are your strong points and not allow the interview board to take you to topics which are your weak points. That is so very important. If they take you to your weak points, आप समझ लीजिए, यकीन मानिए मेरा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो गिरना शुरू होता है वो बोर्ड को दिखाई पड़ना शुरू कर जाता है. आप हेसिटेंट हो जाते हैं, आप फंबल कर जाते हैं, आप
बहुत धीमे बोलने लग जाते हैं, आप नीचे देखने लग जाते हैं, द एंटायर बॉडी लैंग्वेज सडनली becomes that of a loser, and that in the end will lead to low marks. Never let your body language languish. Never let the situation come जिससे ये लगे ये सिचुएशन आपके हाथ से निकल गई है। सिविल सर्विस में भी इक्वालिटी बहुत ज़रूरी है। सिविल सर्विस में आदमी को बहुत सी सिचुएशंस आती हैं, लेकिन घबराना नहीं पड़ता है। यू हैव टू टेक स्टॉक ऑफ द सिचुएशन एंड आंसर। दैट इज व्हाई दिस इज व्हाट आई गेव यू माय एग्जांपल ओनली फॉर दिस टू मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट इट इज that an interview board expects from you and how you should handle the interview. एक सवाल जो बिल्कुल पूछा जा सकता है, why do you want to join the civil service? बहुत सवाल है, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि इसमें सिविल सर्विस मैं भी ये समझता हूँ और मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि सिविल सर्विस उसी को ज्वाइन करनी चाहिए जिसके अंदर कुछ सेवा का भाव हो, सर पब्लिक सर्विस। नो, सिविल सर्विस इज नॉट फॉर एनी अदर मोटिव, इट इज नॉट टू गेट पावर, it is not to get status only, it is not to get houses and servants and cars and red lights. Civil service is to be able to serve the people. That if that is your objective, ये वास्तव में आपका objective है, तब तो civil service is a career for you. And if this is not your objective, then civil service may not be the right career for you. You should also evaluate that. Because if you are looking for only these things, तो ये तो छोटी सी चीज़ें हैं, ये अपने आप में रह के खत्म हो जाती हैं, आपको सेटिस्फैक्शन नहीं देगा लाइफ में। ये सेटिस्फैक्शन तभी मिलेगा जब पब्लिक सर्विस करना ही आपका एम है। आप चाहते हैं कि हम कुछ करें, यू वांट टू ब्रिंग अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन, यू वांट टू मेक अ डिफरेंस टू सोसाइटी, यू वांट टू सी थिंग्स हैपन। आप एजुकेशन डिपार्टमेंट में पोस्ट होते हैं तो आप चाहेंगे कि आप एजुकेशन का लेवल इंप्रूव कर दें। आप पुलिस में पोस्ट होते हैं तो आप लॉ एंड ऑर्डर लगेगा कि हम क्राइम कंट्रोल कर लें, क्रिमिनल्स को नैप कर दें, क्राइम सिंडिकेट्स को खत्म कर दें, माफियाज को खत्म कर दें। So these are the kind of things and motives which should be on mind. Basically, there should be a sense of idealism. आदर्श की बहुत आवश्यकता है। बिना आदर्श किए हुए पब्लिक सर्विस पॉसिबल नहीं है, इसलिए आदर्श रहना बहुत जरूरी है। मटेरियलिस्टिक मोटिव से खाली सर्विस को ज्वाइन नहीं करना चाहिए कि हम पावर के लिए करें, या जैसा आजकल मैं कहूँगा बहुत ही खराब एक ट्रेंड शुरू हो गया है जो काफ़ी लोगों में मैंने देखा है होते हुए, वो मनी का हो गया है। वो शुरू से सोचते हैं कि सर्विस में इसलिए आए कि वी विल मेक मनी आउट ऑफ इट। दैट शुड नॉट बी देयर एट ऑल। दिस सर्विस और द सिविल सर्विस इज नॉट फॉर दैट ऑब्जेक्टिव एट ऑल। Here you have to contribute to the betterment of the society, to remove poverty, to remove illiteracy, to provide better health care, to improve the quality of life of the people. These are the objectives with which you must come into the civil service. And this is what is very, very important. इसको बहुत ध्यान में रखिएगा। और आपसे जब ये सवाल पूछा जाए तो आप सिविल सर्विस क्यों आना चाहते हैं, I think these are the areas in which you should be able to give an answer. These are the kind of questions which you will be asked and the kind of answers that you should give. अब फाइनली मैं लास्ट पार्ट पे आ गया हूँ अपने टॉक पे आज आपके लिए। विच वांट टू से सिंस यूपी की बात हो रही है तो यूपी के बारे में यू मस्ट नो अ फ्यू थिंग्स। यूपी का सबसे पहले तो आप ये ले लीजिए कोरोना क्राइसिस। यू मस्ट नो कि यूपी गवर्नमेंट की क्या फिगर्स हैं इसके बारे में, कितने केसेस हैं, कितनी मोर्टेलिटीज़ हैं, क्या पॉजिटिविटी रेट है, क्या नहीं है, क्या स्टेप्स लिए यूपी गवर्नमेंट ने। यू मस्ट बी अवेयर क्या स्टेप्स लिए, क्या सपोर्ट दिया, कैश सपोर्ट दिया गरीब लोगों को, किस तरीके के हॉस्पिटल्स में आइसोलेशन वार्ड बनाए, क्या ट्रेसिंग करी, क्या ट्रैकिंग करी, क्या टेस्टिंग करी, टेस्टिंग सही हो रही है कि नहीं हो रही है, टेस्टिंग बढ़नी चाहिए या नहीं बढ़नी चाहिए, कितनी बढ़नी चाहिए, क्या होना चाहिए। तो यूपी के बारे में यू शुड बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन। रिलेटेड क्वेश्चन इससे यह है यूपी के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में कि क्या हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बात आती है यूपी का बहुत अच्छा नहीं है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स आर हार्डली फंक्शनल, देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ डॉक्टर्स, the shortage of nurses, the shortage of paramedics all over. So these are the kind of situations इसके बारे में you must be able to express yourself and say, आपसे कोई पूछ सकता है कि अगर आप पीसीएस ऑफिसर बने, आप हेल्थ डिपार्टमेंट आपको दिया गया तो आप इसमें क्या चेंजेस लाएंगे, क्या सोच सकते हैं। तो इसमें एनालिटिकली सोच के जाना चाहिए कि साहब हेल्थ के बारे में गवर्नमेंट शुड स्पेंड मोर बजट, government should have more hospitals, government should have more medical colleges, more doctors should be posted in rural areas. Then why don't doctors go to rural areas? How can they be incentivized to go to rural areas? Now, these are some of the questions that are health related जो कि आपसे पूछ जा सकते हैं। और हेल्थ से जुड़े हुए क्वेश्चन है यूपी के न्यूट्रिशन स्टेटस के बारे में। यूपी में आपको मालूम है 40% चिल्ड्रन एंड women are malnourished because of anemia, because they don't get the proper kind of food. Therefore यहाँ की न्यूट्रिशन के लेवल को कैसे इंप्रूव किया जाए, क्या क्या स्कीम्स हैं न्यूट्रिशन को इंप्रूव करने की, जैसे मिड डे मील स्कीम्स हैं इन स्कूल्स, जैसे न्यूट्रिशन स्कीम्स हैं फॉर अर्ली चाइल्डहुड के में की न्यूट्रिशन स्कीम्स हैं, वो स्कीम्स कैसे फंक्शन कर रही हैं, कैसे नहीं कर रही हैं। व्हाट डू यू थिंक कैन बी डन फर्दर टू इंप्रूव द न्यूट्रिशनल स्टेटस। दीज आर सम ऑफ द थिंग्स व्हिच यू शुड बी वेल अवेयर ऑफ एंड शुड बी एबल टू आंसर।
Then coming to agriculture, Uttar Pradesh is an agriculture economy. 65% of the people in Uttar Pradesh are involved in agriculture, and 25% of the state gross domestic product comes from the agriculture sector. नेशनल लेवल पे 15% है, हमारे यहाँ 25% है. नेशनल लेवल पे 40% लोग एग्रीकल्चर जुड़े हैं, हमारे यहाँ 65% लोग जुड़े हैं. एंड दैट इज अ वेरी मेजर कॉज फॉर पॉवर्टी, बिकॉज यहाँ की होल्डिंग साइज जो है वो 0.8 हेक्टेयर एवरेज है होल्डिंग साइज इन आर agricultural sector, and those farms are not viable. When they are not viable, how will they give enough income to support a family? And therefore it leads to poverty, and therefore it leads to a situation where people have to leave their villages and go and work in other states. जिसकी वजह से जो मजदूर क्राइसिस सामने आई है वो हुई. इस मजदूर क्राइसिस के बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए कि माइग्रेशन इसीलिए होता है कि वहाँ जाके सूरत में जाके, मुंबई में जाके, अहमदाबाद में जाके लोग ज़्यादा अर्न करते हैं, बिकॉज अपने गाँव में एग्रीकल्चर उनको इतना सपोर्ट नहीं कर पाता है, बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज ऑफ होल्डिंग, बिकॉज ऑफ लो प्रोडक्टिविटी. एंड दिस इज स्पेशली ट्रू फॉर पूर्वांचल एंड बुंदेलखंड. वेस्टर्न यूपी में तो पोजीशन फिर भी अच्छी है, पर पूर्वांचल में और बुंदेलखंड में सिचुएशन काफ़ी जो है गंभीर है. तो ये एग्रीकल्चर को कैसे इंप्रूव किया जाए, कैसे नहीं किया जाए, क्या होना चाहिए, इस पर भी आपके विचार होने चाहिए. यूपी के एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए व्हाट कैन बी डन. यू शुड अभी जो 2 रिफॉर्म किए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एग्रीकल्चर सेक्टर में, दे वेरी इंपॉर्टेंट. एक तो उन्होंने कहा है कि एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को खत्म कर दिया जाए, काफ़ी हद तक खत्म करने की बात कही है, लिमिट्स हटाने की बात कही है. और दूसरा उन्होंने कहा है कि एपीएमसी जो मंडीज होती हैं, और खाली मंडी में ही बेचना जरूरी नहीं हो गया फार्मर को, बट ही कैन सेल डायरेक्टली टू द कंज्यूमर. एंड देयरफॉर इनकरेजिंग कि जो एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हैं वो डायरेक्टली जो है फार्मर से कॉन्ट्रैक्ट कर लें और उनसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो जाए, और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होके वो बेटर प्राइस फार्मर को जो है वो हर साल मिले. ये ना हो कि किसी साल बहुत कम मिल रहा है, किसी साल ठीक मिल रहा है, वो वेगरीज ऑफ द मार्केट पे उसको डिपेंड ना करना पड़े. तो दीज 2 रिफॉर्म्स आर, आई थिंक दे आर गुड रिफॉर्म्स, वेरी गुड रिफॉर्म्स. इसको स्टडी कर लीजिएगा, ये रिफॉर्म्स क्या हैं, एग्रीकल्चर मार्केटिंग के रिफॉर्म्स है. एंड यू शुड स्पीक अबाउट दी रिफॉर्म्स की मार्केटिंग साइड में एग्रीकल्चर सेक्टर में रिफॉर्म्स की बहुत ज़रूरत है. एंड फार्मर की इनकम बढ़ाना बहुत ज़रूरी है अगर पॉवर्टी को दूर करना है. उसके लिए प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा है कि डबलिंग द इनकम बाय 2022. तो इसके लिए क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं. खाली वीट और राइस ग्रो करने से नहीं होगा, इसमें डेयरी सेक्टर को डेवलप करना पड़ेगा, इसमें पोल्ट्री सेक्टर को डेवलप करना पड़ेगा, इसमें फिशरी सेक्टर को डेवलप करना पड़ेगा. देयर सो मेनी अदर थिंग्स व्हिच कैन बी डन फॉर डेवलपिंग द एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर. फिर इससे रिलेटेड बात आ जाती है मनरेगा. आजकल बहुत न्यूज़ में है, तो मनरेगा के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए. पॉवर्टी एलिवेशन की मेजर स्कीम है विच इंश्योर्स 100 days एम्प्लॉयमेंट टू एनी पर्सन हु इज जॉबलेस एंड हु वांट्स अ जॉब, हु डिमांड्स अ जॉब. उसका जॉब कार्ड बनता है और उसको 100 दिन तक एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है. लेकिन रियलिटी ये है कि 45-47 डेज एवरेज होता है, किसी को भी 100 दिन नहीं मिल पाता. इस समय मिल रहा है काफ़ी जॉब, क्योंकि लोग जो सब परेशान हैं, किसी के पास इनकम नहीं है, लोग मनरेगा की तरफ ही दौड़ रहे हैं. चाहे वहाँ 200 रुपीज़ पर डे मिलता है. हमने ये भी पढ़ा कहीं कि BSc MSc लड़के जो बाहर से लौटे हैं वो भी जाके मनरेगा में काम कर रहे हैं. बट मनरेगा अदरवाइज इज ए गारंटी स्कीम. इट एटलीस्ट गिव्स अ गारंटी फॉर लेबर कि आपको इतना काम मिल जाएगा, इतनी इनकम तो मिल जाएगी कि आप सर्वाइव कर सकें. तो मनरेगा के बारे में आपकी जानकारी होनी चाहिए, एंड यू शुड बी एबल टू टॉक अबाउट इट और एक्सप्लेन अबाउट इट. सिमिलरली लाइवलीहुड मिशन चलता है, लाइवलीहुड प्रोवाइड करने का रूरल डेवलपमेंट की स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसको पढ़ लीजिए, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन. दैट स्कीम इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड. देन प्रधानमंत्री जी की आवास योजना है. प्रधानमंत्री जी ने कहा है सबको हम घर देंगे और 2022 तक देंगे. तो ये क्या आवास योजना है, इसमें क्या काम हो रहा है, 1,25,000 का मकान दिया जाता है, क्या हुआ जाता है, कैसे करा जाता है, इसकी जानकारी हो. स्वच्छ भारत मिशन के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि पहले क्या पोजीशन थी हमारे यूपी में, कितना 60% के ऊपर ओपन डेफिकेशन था, काफ़ी हद तक वो दूर हुआ. इस स्वच्छ भारत मिशन में जो टॉयलेट्स बने, इसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए कि कैसे इसके स्वच्छ भारत मिशन को जो है वो इम्प्लीमेंट किया गया या उसको जो है वो लागू किया गया. ठीक है, तो ये मैंने कुछ आपको आइडियाज दिया अबाउट एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट. देन इंडस्ट्री. इंडस्ट्री के बारे में जानकारी की यूपी का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पीछे है. वन ऑफ द रीजंस फॉर द पॉवर्टी ऑफ द स्टेट इज दैट इंडस्ट्रियली वी आर नॉट अ डेवलप्ड स्टेट. देयरफॉर we have to develop industrially, and that will generate more employment also, and more productive employment and higher wage rate for the people of the state. तो इंडस्ट्री डेवलप करने के लिए क्या करना चाहिए, पॉलिसी है. इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या है यूपी की, वो देख लीजिएगा, नेट में अवेलेबल है. अच्छी पॉलिसी है, बहुत अच्छी पॉलिसी है. फिर इन्वेस्टमेंट मीट्स किए यूपी गवर्नमेंट ने, कहते हैं 4,26,000 के MOUs किए गए. तो 4,26,000 के MOUs किए गए, तो उसमें
MOU तो होता है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, बट दैट डजंट मीन कि उतना इन्वेस्टमेंट आ गया। अब उसमें इन्वेस्टमेंट लाने के लिए क्या स्टेप्स लिए जाने चाहिए? उनको लैंड चाहिए, उनको पावर चाहिए, उनको कंसेशंस चाहिए, एग्जाम्पशंस चाहिए, सहूलियतें चाहिए, तो सहूलियतें शासन को दी जानी चाहिए। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का वातावरण चाहिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का वातावरण है कि नहीं है, सिंगल विंडो क्लियरेंस चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये गवर्नमेंट तैयार कर रही है, कोशिश कर रही है देने के लिए। तो ये आप अपना उसमें जानकारी से दे सकते हैं कि आपको क्या लगता है कि इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट अभी बना कि नहीं बना, और उसको बनाने के लिए और क्या स्टेप्स जो हैं वो लिए जाने चाहिए। बट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट इज़ वेरी वेरी एसेंशियल। देन यू कैन टॉक अबाउट अर्बन डेवलपमेंट। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट क्या है, इसकी जानकारी होनी चाहिए। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट क्या है, आपकी सिटी स्मार्ट सिटी है कि नहीं? लखनऊ, आगरा, इसको स्मार्ट सिटी के लिए दिया गया है। स्मार्ट सिटी में क्या क्या टाइप के प्रोजेक्ट दिए जाते हैं, क्या लिए गए हैं, क्या क्या काम हो रहा है, इस सब की जानकारी भी जो है होना अति आवश्यक है। देन अबाउट बिल्डिंग ऑफ एक्सप्रेस वेज, लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे बना, उससे क्या फ़र्क पड़ा? पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बन रहा है, उससे कितना फ़र्क पड़ेगा? मेट्रो बनी, मेट्रो से क्या असर हुआ? इस टाइप की इंफ्रास्ट्रक्चर कितना डेवलपमेंट हो रहा है प्रदेश का या नहीं हो रहा है, इस सब की आपको जानकारी जो है वो होनी बहुत ज़रूरी है। बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इज़ वेरी एसेंशियल, बोथ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। फिजिकल तो हो गया रोड्स, पावर, इंटरनेट कनेक्टिविटी, ये सब फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। सोशल हो गया एजुकेशन एंड हेल्थ। एजुकेशन इज सो इम्पोर्टेंट। प्राइमरी एजुकेशन की हालत बद से बदतर है उत्तर प्रदेश में। इस पर आपसे पूछा जा सकता है कि कई लोग, आप भी गाँव के पढ़े हुए हों, प्राथमिक शिक्षा गाँव में पढ़ी हो, तो आपसे पूछ सकते हैं कि प्राथमिक शिक्षा का आपके बारे में क्या अनुभव है, कि उसमें क्या सुधार किया जा सकता है, क्या नहीं किया जा सकता है, क्या कर रही है प्रदेश सरकार। देन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एट द हायर एजुकेशन लेवल, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एट द इंटर कॉलेज लेवल, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एट द टेक्निकल कॉलेजेस एंड पॉलिटेक्निक्स, इस पर भी बात हो सकती है। ये कैसे इंप्रूव करा जा सकता है कि हमारे उत्तर प्रदेश के बच्चे कर्नाटका या बाहर पढ़ने ना जाएं, उनको यहीं पर अच्छे अच्छे कॉलेजेस मिलें जहाँ पे वो पढ़ सकें, जो उनके लिए फैमिली के लिए भी अच्छा रहेगा और उनके लिए भी अच्छा रहेगा। तो दीज आर सम ऑफ दी पॉइंट्स विच आई थिंक यू मस्ट बी वेरी वेल अवेयर ऑफ अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। मैंने तो मोटे मोटे कुछ इश्यूज आपके सामने वो रख दिए, बट बेसिकली मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश टुडे, योर स्टेट इज़ नॉट अ वेरी डेवलप्ड स्टेट। आज हमारी पर कैपिटा इनकम जो है वो नीचे से थर्ड है ऑफ ऑल दी स्टेट्स, और हमारी जीडीपी भी नीचे से थर्ड है। मैं आपको बताऊं, एक समय था जब इंडिपेंडेंस हुई थी इंडिया की, देन यूपी वाज थर्ड फ्रॉम द टॉप, और आज वी आर थर्ड फ्रॉम द बॉटम। तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट की कमी हुई है हमारे प्रदेश में, प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट हो या गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट हो, कहीं ना कहीं पॉलिटिकल एटमोसफियर ऐसा रहा है कि उस तरीके का डेवलपमेंट हमारे यहाँ नहीं हो पाया, जैसे सदर्न स्टेट्स केरला या तमिलनाडु या कर्नाटका या स्टेट्स लाइक महाराष्ट्र या गुजरात में हो पाया। दिस इज व्हाट आई थिंक यू शुड बी अवेयर ऑफ कि यूपी हैज सफर्ड, एंड नाउ द चैलेंज बिफोर यूपी इज कि ये स्लीपिंग जाइंट है, इतनी पॉपुलेशन है, इतना कंज्यूमर डिमांड है, इसमें पोटेंशियल है, तो इस पोटेंशियल को कैसे अनलीश किया जाए, कैसे रियलाइज किया जाए। एज दे से यूपी इज द स्टेट ऑफ अनलिमिटेड, यूपी अनलिमिटेड पोटेंशियल, एंड देयरफॉर यू एज सिविल सर्वेंट्स व्हेन यू ज्वाइन, यू शुड, मोटिव शुड बी हम साहब इस अनलिमिटेड पोटेंशियल को स्टेट के जो है वो सामने लाएंगे, उसको उजागर करेंगे, उसको बढ़ाएंगे, अपना पूरा बेनिफिट जो है हम उसको अपने लेवल से देंगे। तो आई थिंक दीज आर द काइंड ऑफ areas that you must think about, these are the kind of responses that you must think about, and these are the kind of questions that will be asked of you, to which you must give a response. अब मेरे ख्याल से मैंने सारी बातें करीब करीब जो मैं कहना चाहता था आपके सामने रख दी हैं, और खाली मैं इसमें फिर ही रिपीट करना चाहूँगा, प्लीज़ बी श्योर दैट योर कॉन्फिडेंस लेवल इज ऑलवेज हाई बिफोर द इंटरव्यू बोर्ड। यू स्पीक कॉन्फिडेंटली, स्पीक विद एनर्जी, बी पॉजिटिव। बहुत पेसिमिस्टिक या सिनिकल होकर आंसर्स देने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो एक अच्छी ट्रेड या अच्छी क्वालिटी नहीं मानी जाती सिविल सर्वेंट में। आपके यही होना चाहिए कि आप उसको उस तरीके से आंसर करें कि इम्पैक्ट हो। लॉ एंड ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप में से कई लोग पीपीएस में सेलेक्ट होंगे। लॉ एंड ऑर्डर यूपी का सब्जेक्ट मैटर रहता है। अभी हाल ही की घटनाएं हुई हैं, कानपुर में 8 पुलिस वालों की डेथ हो गया, एक बड़ी भारी लॉ एंड ऑर्डर क्राइसिस सामने आ गई है। ये मे बी आपसे पूछा जा सकता है कि लॉ एंड ऑर्डर यूपी का इंप्रूव होने के लिए व्हाट स्टेप्स डू यू थिंक शुड बी टेकन, व्हाट स्टेप्स हैव बीन टेकन, व्हाट मोर शुड बी डन, और व्हाट यू थिंक इज अबाउट द लॉ एंड ऑर्डर। क्राइम पोजीशन क्या है, लॉ एंड ऑर्डर के बारे में लोगों का परसेप्शन अच्छा है या बुरा है, अगर अच्छा है तो क्यों है, और बुरा है तो क्यों है, और आपका अपना इंप्रेशन क्या है, आपके गांव का लॉ एंड ऑर्डर कैसा है, आपके डिस्ट्रिक्ट कैसा है, आप उसके बारे में ऐसा क्यों सोचते हैं। आई थिंक लॉ एंड ऑर्डर इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑल्सो। आप ही में से कई लोग इंडस्ट्रीज में जाएंगे, आप ही में से कई लोग AR कोऑपरेटिव बनेंगे, आप ही में से कई लोग जो हैं GST देखेंगे बाय ज्वाइनिंग द सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट, एंड सम विल ज्वाइन द एग्जीक्यूटिव हु विल बी लुकिंग एट SDM एंड ADM। तो वो हर तरीके का जो है
आपको उसमें आइडिया होना चाहिए ओवरऑल कि व्हाट आर द गवर्नेंस इश्यूज विच आर कन्फ्रंटिंग द स्टेट एंड व्हाट शुड बी डन अबाउट देम। तो मोटा मोटा मैं आप लोगों को अगेन टू बिफोर आई कंक्लूड लेट मी से आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर पर्सनालिटी टेस्ट एंड इंटरव्यू। आई एम कॉन्फिडेंट यू विल ऑल्सो डू वेरी वेल। बी कॉन्फिडेंट, ज़्यादा टाइम नहीं है, इस समय कोई नई चीज़ें मत पढ़िए, बस अखबार पढ़िए, सोचिए, थिंक करिए और पॉसिबल क्वेश्चन अपने जो फॉर्म में आंसर्स लिखे हैं, जो बायोडाटा आपने दिया है, जो आपने हॉबीज लिखी हैं, जो आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड है, जो आपने अगर कोई काम किया है तो वर्क एक्सपीरियंस है, उस सब चीज़ों पर सवाल ज़रूर आएंगे। उन पर तरह के सवाल अपने आप से ही पूछ के तैयार कर लीजिए, या जो आपके मॉक इंटरव्यूज़ वो सवाल आपसे पूछे जाएँ तो उनको देखते हुए उसको तैयार कर लीजिए, उसको माइंड में रख लीजिए, सोचते रहिए उसके बारे में, रीजनिंग करते रहिए। अगेन आई विल एम्फसाइज, कितने आंसर सही दिए गलत दिए इज नॉट द क्वेश्चन, कितने आंसर जो सही दिए वो किस तरीके से दिए, किस कॉन्फिडेंस लेवल से दिए, कितनी रीजनिंग से दिए, कितने लॉजिकली दिए, कितने एनालिटिकली दिए, दिस इज ऑल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देयरफॉर आपको इसको जो है ध्यान में रखना बहुत बहुत आवश्यक है। तो आई विद दैट नाउ आई कम टू द एंड ऑफ माई discourse to you all and my talk to you, and I am very confident that all of you will do very very well. My best wishes are with you. Thank you very much. बोले हो कुछ चाय बना कॉफी चाय ऐसे करो ही बनाने में सुबह ही बनाता हूँ। सुबह कॉफी ना आपके लिए जो सुबह कॉफी बनाते हो कभी हो गया। ऑन हो गया। मतलब आप फिर भी एक भेजोगे उसको हम एक्सेप्ट करें, एक्सेप्ट कर लिए।
हाँ कर दिया, एक्सेप्ट कर दिया। हाँ हाँ, तो हम अभी ऑन रख रहे हैं अपना सिस्टम।